नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिस पर एक ऐसे नेता ने टिप्पणी की है जिसकी सरकार देश के आजादी के बाद लगभग 65 वर्षों तक सत्ता में रही, केंद्र की सत्ता में रही, जहां से शिक्षा का नीति निर्धारण होता था। एक वक्त था जब देश आजाद हुआ और लगातार कई बार एक विशेष समुदाय से आने वाले व्यक्ति को देश का शिक्षा मंत्री बनाया गया। वैसे पहले यह शिक्षा मंत्रालय नहीं था, लेकिन फिर भी एक विशेष समुदाय और वर्ग से आने वाले व्यक्ति को बार बार शिक्षा मंत्री बनाया गया। और उसने क्या किया? उसने अकबर को महान बताया और राणा सांगा को लेकर उसमें बताया कि घास फूस की रोटियां खाएं। इन तमाम बातों का जिक्र उसने किताबों में किया। इसलिए हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि उसी पार्टी के बड़े नेता ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूलों में हिंदी को कथित रूप से थोपने को लेकर केंद्र और तमिलनाडु के बीच चल रही खींचतान के बीच कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए उस पर अपने 3 मुख्य एजेंडे केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकरण को लागू करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि भारत की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली का नरसंहार समाप्त होना चाहिए। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष ने द हिंदू में लिखने अपने लेख में लिखा है कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार के कामकाज की पहचान अनियंत्रित केंद्रीकरण रही है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसानदायक असर शिक्षा पर पड़ा है। उन्होंने कहा, पिछले 1 दशक में हमारी शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित तरीके से सार्वजनिक सेवा की भावना से मुक्त कर दिया गया है और शिक्षा नीति को शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच के बारे में किसी भी चिंता से मुक्त कर दिया गया है। तमिलनाडु सरकार के लिए शिक्षा अनुदान रोकने के विवाद में उतरते हुए सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि ये संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है। उन्होंने लिखा, इस सरकार द्वारा किए गए सबसे शर्मनाक कामों में से एक है राज्य सरकारों को समग्र शिक्षा अभियान यानी SSA के तहत मिलने वाले अनुदान को रोककर मॉडर्न स्कूलों की प्रधानमंत्री श्री योजना को लागू करने के लिए मजबूर करना। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्रालय शामिल हैं, उनकी सितंबर 2019 से कोई बैठक नहीं हुई है। चलिए अब आपको मैं सोनिया गांधी के लेख के कुछ बड़े मुद्दे क्या हैं आपको ग्राफिक के जरिए बताता हूं। देखिए सोनिया गांधी ने क्या क्या बड़े मुद्दे उठाए हैं। शिक्षा का व्यवसायीकरण 2014 से 89,441 स्कूलों को बंद करना, राज्य की शक्तियों का हनन करना, सर्व शिक्षा निधि जारी न करना, पाठ्य पुस्तकों और पाठ्यक्रम में बदलाव, संविधान की प्रस्तावना को हटाना और महात्मा गांधी की हत्या, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक तरफा नियुक्ति, विश्वविद्यालयों को ऋण पर निर्भर बनाना जिससे छात्रों की फीस बढ़ जाती है, पेपर लीक होना, NTA और NAAC की विफलता और आम बात बन गई है। बीजेपी RSS पृष्ठभूमि वाले प्रोफेसरों की बड़े पैमाने पर भर्ती, इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र सोनिया गांधी ने किया है। अगर इस बात को जमीनी स्तर पर देखा जाए तो सोनिया गांधी की इन बातों में कोई संदेह नहीं है। ज्यादातर विश्वविद्यालयों में RSS से जुड़े व्यक्ति या उस विचारधारा से प्रेरित व्यक्ति ही विश्वविद्यालयों में कुलपति या कुलाधिपति के तौर पर हैं। प्रोफेसर्स को लेकर जो सोनिया गांधी ने कहा, जमीनी रिपोर्ट भी कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। एक विशेष विचारधारा, संघ की विचारधारा या फिर अपने लोगों को प्रोफेसर के पद पर तैनात किया गया, ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट भी है जिसका दावा सोनिया गांधी कर रही है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में केंद्र पर संघीय शिक्षा ढांचे को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, मोदी सरकार राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों से बाहर रखकर शिक्षा के संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है। शिक्षा नीति में केंद्र सरकार ने सारी ताकत अपने हाथ में ले ली है और सिलेबस और संस्थानों में सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है।
सोनिया ने शिक्षा नीति के लिए निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में राज्य सरकारों को दरकिनार करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक सितंबर 2019 से नहीं हुई है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के मंत्री शामिल हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सोनिया गांधी ने जो लेख लिखा है उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार पर तीखा हमला करने के लिए काफी हैं। सोनिया गांधी के सरकार से सवाल क्या क्या हैं? नीति निर्माण में जल्दबाजी, एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पैटर्न 2020 को बिना पर्याप्त संसदीय बहस या हितधारकों की राय के लिए जल्दबाजी में लागू किया गया। सरकार नीतियों की एक तरफ निर्णय बना जिसमें राज्य शिक्षाविदों और छात्रों की आवाज को नजरअंदाज किया गया। शिक्षा का बाजारीकरण और निजीकरण ये भी किया गया है। साथ ही साथ नेशनल एजुकेशन पैटर्न 2020 शिक्षा को एक लाभ कमाने वाला उद्योग बनाने की ओर धकेल रही है। सरकार निजी संस्थानों को बढ़ावा दे रही है जिससे सरकारी शिक्षा कमजोर हो रही है। नेशनल एजुकेशन पैटर्न से गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को नुकसान होगा। भारतीय भाषाओं पर जोर देना, अंग्रेजी का वर्चस्व बरकरार, इसमें हम बात करेंगे। नेशनल एजुकेशन पैटर्न में मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं पर जोर दिया गया है, लेकिन सोनिया गांधी ने कहा कि ये व्यवहारिक नहीं है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का दबदबा बना रहेगा जिससे ग्रामीण और हिंदी क्षेत्रीय भाषा के छात्र पीछे रह जाएंगे। सामाजिक न्याय की अनदेखी, सोनिया गांधी ने जिक्र किया कि नेशनल एजुकेशन पैटर्न 2020 SC, ST, OBC अल्पसंख्यक को सामाजिक न्याय नहीं दे रही। नेशनल एजुकेशन पैटर्न से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं करती। महिलाओं और वंचित समुदायों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने में ये नीति विफल रही है। शिक्षकों और शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव क्या है वो हम आपको बताएंगे। ग्राफिक में आगे बढ़ते हैं। नेशनल एजुकेशन पैटर्न में शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम में बदलाव की बात की गई। सरकार बिना ठोस योजना के इसे लागू किया जा रहा है। ये तमाम बातों का जिक्र सोनिया गांधी ने की। राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस की। सरकार ने अस्थायी शिक्षकों की समस्या को नजरअंदाज किया। नेशनल एजुकेशन पैटर्न में केंद्र सरकार का एकाधिकार, इन तमाम बातों का जिक्र उस सोनिया गांधी ने किया है जो राज्यसभा की सांसद हैं कांग्रेस से, जिन्होंने अपने कार्यकाल में, जिनकी पार्टी के कार्यकाल में अकबर को महान और देश के हमारी वीर योद्धाओं की कहानी को बदलकर छपवाने का जिन पर आरोप लगाया, वो आज शिक्षा नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पैटर्न 2020 शिक्षा को केंद्र सरकार का एकाधिकार माना गया, जबकि शिक्षा राज्यों का भी विषय है। सरकार के इस कदम से राज्यों की स्वायत्तता कम होगी। शिक्षा नीति पर राजनीति प्रभाव बढ़ेगा। डिजिटल शिक्षा की चुनौती क्या क्या है उसका जिक्र सोनिया गांधी ने अपने लेख में किया है। कोविड-19 के दौरान डिजिटल शिक्षा की कमियां सामने आई। नेशनल एजुकेशन पैटर्न में ग्रामीण और गरीब छात्रों तक टेक्नोलॉजी की पहुंच सुनिश्चित करने का कोई ठोस प्रावधान नहीं है। यानी कि अगर इसको डिजिटल किया जा रहा है तो क्या सरकार ने इसका कोई ठोस कदम उठाया है? ये सवाल जो है सोनिया गांधी ने दागे हैं। लेकिन सोनिया गांधी के बयान के बाद सियासत अपने चरम पर है। तमिल के नेता इस लेख का समर्थन कर रहे हैं तो बीजेपी इसको लेकर सवाल उठा रही है। बीजेपी कह रही है कि सोनिया गांधी बच्चों के भविष्य का कोई भी बदलाव नहीं दे रही हैं। चलिए अब आपको कुछ नेताओं के बयान सुनवाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। अंग्रेजों ने जिस शिक्षा का मैकॉलेकरण किया और हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए मैकॉले का पत्र है कि जब तक यहाँ की शिक्षा पद्धति को हम बदलेंगे नहीं तब तक हम भारत पर राज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो शिक्षा पद्धति उस समय आई थी वो भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए आई थी। उस शिक्षा पद्धति में बदलाव करके अगर उसका भारतीयकरण हो रहा है तो इससे किसी को दुख होने का कारण नहीं है। कोई भी
जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति है वो यही कहेगा कि इसका भारतीयकरण होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया जी ने इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए और भारतीयकरण को पूर्ण रूप से सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, सोनिया गांधी जी की मानसिकता क्या है और उनकी पार्टी जो पिछले एक लंबे समय तक 6-7 दशकों तक देश पे राज करती रही, उन्होंने हमको क्या पढ़ाया, इस देश की संतानों को शिक्षा व्यवस्था के जरिए से क्या पढ़ाया। उन्होंने अपने एजेंडे पे काम किया और वो सभी लोगों को पढ़ाया जो लोग कभी ना कभी या तो देश को हड़पना चाहते थे या देश पर जिन्होंने आक्रमण किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था को आज काफ़ी हद तक ठीक किया गया है और अब राष्ट्रवाद, भारत और भारत से जुड़े जो लोग हैं उनके बारे में शिक्षा व्यवस्था में बताया जाता है, तो क्या बुरा कर रहे हैं। लेकिन ये बात सोनिया जी को इसलिए समझ में नहीं आएगी क्योंकि जो नैरेटिव उनकी पार्टी ने बिल्ट किया था उस नैरेटिव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विजन के चलते उसको तोड़ दिया है, इसलिए सोनिया जी को घबराहट है। देखिए, जीत चुप का जनता जनार्दन होती, जनता जज और जनता फैसला लेती है और जनता ही इस देश का भविष्य है, उस पावर जनता है। जनता ने कांग्रेस को खारिज कर दिया इसीलिए कि उनका कांग्रेस की जो शिक्षा नीति बहुत खराब थी। 60 साल गांव के लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया। क्या शिक्षा नीति थी? संविधान अंग्रेजी में, डॉक्टर में, इंजीनियरिंग, जितने टेक्नोलॉजी विकास के जो क्रम अंग्रेजी में, गांव हमारा गांव है ना, भारत गांव बसता है, किसान गांव में रहते हैं ना। ये 60 साल नहीं पढ़ने दिया। वो तो हमारे जैसे लोग जब सुप्रीम कोर्ट की पावर, क्यों एजुकेशन राइट है, फंडामेंटल राइट में लिखा है कि 10 साल में सबको पढ़ा देना है। इनसे ज्यादा, कांग्रेस से ज्यादा बेईमान कौन हो सकता है कि फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तो उन्होंने सर्व उसमें किया जो राइट टू एजुकेशन में, लेकिन उन्होंने लिख दिया कि क्या कि शिक्षा तो दिया जाएगा, इम्तहान नहीं लिया जाएगा। मेरिट ही छीन लिया। भाई बिना एग्जाम के मेरिट कौन सा होगा? मतलब उनको शिक्षा दिया जाएगा, ज्ञान नहीं दिया जाएगा। ये तो इन लोगों का है। आज मोदी जी, योगी जी, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नीति को पालन कर रहे हैं। मुसलमान के बेटे डॉक्टर इंजीनियर बनाए, हर एक आदमी के बेटे पढ़ लिख लें, वो आगे विकास की मुख्यधारा में व्यापारी बनाए, लोग सोच विकसित हो, लोग पढ़े लिखे लोग आए, तालमेल मिले, काम करें, उलझन है, हिंदू मुसलमान न लड़ें, गरीब अमीर की खाई बंद हो जाए, पट जाए, हर जाति हर धर्म के लोग पढ़कर आगे बढ़े। ये हमारी नीति है और कुछ है नहीं। माननीय सोनिया गांधी का जीवन विदेश में गुजरा है। उनको इस भारत की माटी की पहचान नहीं है, इस भारत की संस्कृति की सुगंध भी उनको मालूम नहीं है। इसलिए विदेशी आक्रमणकारियों का इतिहास पढ़ने में उनको ज़्यादा पसंद है और कांग्रेस विदेशी आक्रमणकारियों का पढ़ाई कराने के लिए अपने शासनकाल में विवश की थी। आज भारतीय संस्कृति के हमारे योद्धाएं, हमारे महापुरुषों की पढ़ाई क्यों नहीं होनी चाहिए? अब हमारे देश के महापुरुष उनको पसंद नहीं है, कांग्रेस को पसंद नहीं है, तो देश की जनता इंसाफ लगातार उनके साथ की है। आगे भी इनके साथ जनता उसी निगाह से देखेगी कि वो भारत की संस्कृति और सभ्यता से कोई उनको मतलब नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। अंग्रेजों ने जिस शिक्षा का मैकॉलेकरण किया और हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए मैकॉले का पत्र है कि जब तक यहाँ की शिक्षा पद्धति को हम बदलेंगे नहीं, तब तक हम भारत पर राज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो शिक्षा पद्धति उस समय आई थी वो। लेकिन सोनिया गांधी के लेख से पहली बार विवाद नहीं हुआ है। इससे पहले भी दक्षिण के राज्य सवाल उठाते रहे हैं। तमिलनाडु में साल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाषा विवाद एक बार फिर से जोरों पर है। वैसे तो दक्षिण राज्यों में भाषा विवाद कोई नया नहीं है। ट्राई लैंग्वेज पर केंद्र और दक्षिण राज्यों के बीच विवाद लंबे समय से है। साल 2020 में आई न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद से मुद्दा और सुलग उठा है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के तेवर भी इस पर सख्त हैं। उन्होंने 2 टूक कह दिया कि वो हिंदी को तमिल मातृभाषा पर हावी नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, स्टालिन ने तो केंद्र पर
हिंदी थोपकर भाषा युद्ध के बीज बोने का आरोप लगा दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि एक और भाषा युद्ध के लिए तमिलनाडु तैयार है, लेकिन तमिलनाडु में ट्राई लैंग्वेज विवाद क्या है, चलिए दिखाते हैं। क्या है ट्राई लैंग्वेज विवाद, ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हर राज्य में छात्रों को 3 भाषाएं सीखनी होंगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए राज्य को एक भाषा चुननी होगी, वो हिंदी हो सकती है। भाषाओं को तय करने का अधिकार शिक्षण संस्थानों के पास होगा। पॉलिसी में इतनी सिफारिशें की गई हैं कि छात्र छात्राओं को 3 भाषाएं सीखनी होंगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सिफारिश की प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाई मातृभाषा और स्थानीय भाषा में कराई जाए। माध्यमिक कक्षाओं में 3 भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य होगी। गैर हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। सेकेंडरी में स्कूल चाहे तो कोई विदेशी भाषा भी विकल्प के रूप में पढ़ सकता है। गैर हिंदी भाषी राज्यों में 3 को हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जा सकता है। हिंदी भाषी राज्यों में दूसरी भाषा के रूप में अन्य भारतीय भाषाएं जैसे बंगला, तमिल और तेलुगु हो सकती हैं। तमिलनाडु में 2 लैंग्वेज पॉलिसी लागू है। तमिलनाडु के स्कूलों में अंग्रेजी और तमिल की छात्रों को पढ़ाई जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं आगे का विवाद क्या है। लेकिन तमिलनाडु में भाषा का विवाद आज का नहीं है, दशकों पुराना है। इसीलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने साफ कर दिया कि 1965 से ही डीएमके ने मातृभाषा तमिल की रक्षा के लिए अनेक बलिदान दिए हैं। पार्टी का हिंदी से मातृभाषा तमिल की रक्षा करने का इतिहास रहा है। 1971 में कोयम्बटूर में डीएमके की छात्र यूनिट ने हिंदी विरोधी सम्मेलन में कहा था कि वो बलिदान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन चलिए आपको तमिलनाडु में भाषा विवाद कब से है, ग्राफिक के जरिए बताते हैं। भाषा पर कब तमिलनाडु सुलगा है। तमिलनाडु में हिंदी को लेकर पहली बार आजादी से पहले 1937 में विरोध हुआ था। कांग्रेस सरकार ने स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य कर दिया था, इसका फैसला लिया। इस फैसले के खिलाफ करीब 3 साल तक आंदोलन चला। सी राजगोपालाचारी के इस्तीफे के बाद फैसले को वापस लिया गया। हिंदी विरोधी इसी आंदोलन को डीएमके की शुरुआत माना जाता है। 1950 में केंद्र ने स्कूलों में अंग्रेजी खत्म करने और हिंदी को वापस लाने से जुड़ा फैसला लिया। तमिलनाडु में फिर से हिंदी विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। बता दें कि बाद में एक समझौते के बाद हिंदी को ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाने का फैसला हुआ। तो ये थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर सोनिया गांधी का लेटर वॉर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।